अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आखिरकार सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो बैठी है और ऐसे ही मुज़ाकरात के ज़रिए पॉलिटिकल स्पेस मिलनी भी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को लेकर उनके अंदर एक तकसीम भी नज़र आती है। आधी जो नून लीग है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी है और आधी जो पार्टी है वो उन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बयानबाजी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मुज़ाकराती कमेटियों के दूसरे सेशन में हुकूमत ने पीटीआई की कमेटी की इमरान खान से मुलाकात कराने की कमिटमेंट की, लेकिन अडियाला के दरवाजे को खुलवाते 10 रोज़ लग गए। हुकूमत की इख्तियार को लेकर खासी जो है इन पर तनकीद भी हुई। बिलाखिर आज मुलाकात हो गई और पीटीआई कमेटी ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तहरीरी मुतालबात देने का फैसला भी किया। हामिद रज़ा साहब ने मुलाकात के बाद क्या कहा, ज़रा देखिए। तो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है और ये इंतहाई माकूल मुतालबात है। नाजरीन, ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात दोनों तरफ से जो है वो मजबूरी की वजह से ही हो रहे हैं। दोनों तरफ की मजबूरी बने हुए हैं। एक तरफ पीटीआई शराइत भी रख रही है और शराइत के साथ मुज़ाकरात को चलाना भी चाहती है, डेडलाइंस भी दे रहे हैं, मुतालबात भी रख रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान जो है, हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात को फिलफौर बंद कर देना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि इमरान खान के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात तो बनते ही नहीं हैं। मायूसी है, नाउमीदी है। ख्वाजा साहब को तो नाउमीदी है और मायूसी भी है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ये इस्टेब्लिश ये भी करना चाहती है कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सख्त ट्वीट्स पर ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे अडियाला वाला कुछ मानने और समझौता करने को तैयार नहीं और मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। इस पर फिर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज़ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडिंग सियासतदान अगर मुज़ाकरात के हामी नहीं तो मजबूरी क्या है? पार्टी को लेकर ये तकसीम है क्यों? कुछ ऐसा ही इंकशाफ मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कल मेरे शो में किया। मेरे प्रोग्राम में कल थे, उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। कोई स्ट्रेटजी के तहत नहीं, जेन्युइनली हॉक्स हैं, जेन्युइनली ख्वाजा आसिफ या मरीम नवाज या और बहुत से दूसरे नाम हैं जो कि चाहते नहीं है कि ये बातचीत कामयाब हो। बिकॉज मुज़ाकरात कामयाब होने का मतलब जो है वो पीएमएलएन के लिए और खासतौर पर ये जो ग्रुप है यही पावरफुल ग्रुप है और वो चाहते हैं कि जी इसी तरह से सिलसिला चले। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुज़ाकरात पीटीआई के पहल करने पर शुरू हुए, मगर हुकूमती कमेटी की मंजूरी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी है। तो फिर सवाल ये है कि नून लीग की अपनी सफ़ों में इन मुज़ाकरात की मुखालिफत क्यों की जा रही है? क्या मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ टाइम को गेन करना है? असल इख्तियारात क्या किसी और के पास हैं? इसी पर मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे कि वाकई मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वाकई में नहीं चाहता है कि पीटीआई के साथ जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर उनको अपनी नाकामी नज़र आती है। तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का जो खेल है ये जानबूझकर खेला जा रहा है कि वाकई मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसमें मुस्लिम लीग नून पहली दफा तो मुज़ाकरात नहीं कर रही। 10 साल पहले भी इन्हीं दिनों में हम पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे थे। अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा सकूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जब धरना खत्म हुआ तो यही फैसला किया गया था कि दोनों जमातें आपस में मुज़ाकरात करेंगी। तो मुज़ाकरात हुए और 3 महीने चले और मार्च के वस्त में जाके फिर एक TOR सेट हुआ। इसके नतीजे में फिर एक अदालती कमीशन बना जिसने 2013 के इंतखाबात को चेक किया और कहा कि ये दुरुस्त हुए थे और उसमें कोई बात बेदाब्तगी सिस्टमेटिक बेदाब्तगी नहीं हुई। तो लिहाजा जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात का तजर्बा रखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने इस जमात ने 2014 में भी डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया, सैकड़ों
इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब किया, अफसरों की हड्डियां तोड़ी, पार्लियामान का जंगला तोड़ा। तो लिहाजा हमारी वो जो मेमोरी है वो तहरीक इंसाफ तो चाहेगी कि हम उनके कल के जो खराबियां हैं उनको भी भूल जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद है, तो लिहाजा वो सिर्फ वॉर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून निगोशिएट नहीं कर रही, हुकूमती इत्तेहाद निगोशिएट कर रहा है। अगर से हुकूमत में इस वक्त मुस्लिम लीग नून और MQM और एक दो और जमातें हैं, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमती टीम का हिस्सा है जो निगोशिएट करे। तो लिहाजा हुकूमती इत्तेहाद इज्तमाई तौर पर निगोशिएट कर रहा है। तो अगर मुस्लिम लीग नून में से कुछ आवाजें उठ भी रही हैं, लेकिन जिन अशखास की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो निगोशिएट करें, वो खुले दिल से और खुली सोच के साथ अपने मुज़ाकरात करेंगे। इशू तो तहरीक इंसाफ का है, जो हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर एक तलवारें लटका देते हैं कि 31 जनवरी होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो देखिए, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान नहीं, तो पीपल्स पार्टी में तो आप पर तनकीद करती है। बिलावल साहब भी कहते हैं कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप 2/3 अक्सरियत लेकर बैठे हुए हैं और सारे फैसले करने का इख्तियार आप लोगों के पास है, तो ऐसा नहीं है। उनकी वजह से ही हुकूमत बनी हुई है। तो पीपल्स पार्टी को ये शिकायत रहती है कि जो भी फैसले होते हैं आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं, बिठा लेते हैं साथ, लेकिन सुनता कोई नहीं है। नहीं, देखिए, उनको तो हुकूमती फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसकी तहफ़्फ़ुज़ात तभी पैदा हुए हैं, उन्होंने एक सियासी फैसला किया है कि वो काबीना का रुकन नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है और मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं उन तक नहीं पहुंच पाते और वो उसके ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं। यहाँ तो जब वो हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, तो उनकी वो विटनेस है हर लफ्ज के जो वहां बोला जाता है। तो लिहाजा वहां इसलिए आप देखेंगे कि मुज़ाकरात के बारे में कोई दो राय नहीं है हुकूमती इत्तेहाद में। हुकूमती पॉलिसी दूसरे इशूज है उन पर हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात के मामले में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल एक मुतहदा तरीके से अपना काम कर रहा है। और ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना है कि क्या वो इस तरह की प्री कंडीशंस लगाकर वो संजीदा है कि नहीं है, कि जी कमीशन के बारे में सोच कर आए। जो अगला स्टेप है, जो सीरियस स्टेप है, वो यही है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है अगली नशिस्त में अपनी तहरीरी मुतालबात लेकर आती है, तो मुतालबात हम रिसीव करेंगे, उन पर संजीदगी से गौर करेंगे और फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको कोई फिक्र नहीं 31 जनवरी की डेडलाइन की? जी नहीं, मुज़ाकरात में दो डेडलाइंस नहीं हो सकती। हमें, अगर हम एक दूसरे के साथ संजीदा हैं आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ किसी रूठे हुए बच्चे को टॉफी देना तो मकसूद नहीं है। पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश हो रही है कि जो मुआशी इस्तेहकाम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, चाहे वो कीमतों के हवाले से है, महंगाई के हवाले से है, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से है, अभी बैरून मुल्क जो तरसीलात है उनमें एक रिकॉर्ड इजाफा हमें देखने में आया, अगरचे तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट की कॉल दी। लेकिन आपको पता है PTI ये उज़्र देती है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने कॉल दी और फौरन से ये सब हो जाएगा और इसका असर पड़ेगा रेमिटेंसेस पर। 2-3 महीने के बाद वो कहते हैं जस्ट वेट, 2-3 महीने के बाद इसका असर आना शुरू होगा। देखिए, मैंने कहा ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत रे, तो वो अनोखे लाडले की हर बात पे तो हम जो है वो लबैक नहीं कह सकते। वो अपनी जो उनकी इबलाग की स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक बात करते जाएंगे। हमारे पास तो देखिए ना, उनके पास उज़र हैं और हमारे पास हकाइक हैं कि भाई अभी जो दिसंबर अभी गुजरा है उसमें रिकॉर्ड तरसीलात वसूल हुई हैं। अब ये एक हकीकत का हिस्सा है, इसमें मेरी राय या आपकी राय अहम नहीं रही। दिसंबर में जो रेमिटेंस आए तो पहला रिकॉर्ड है। वही बात है कि अब वो 1000 उज़र दें, लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यूरोप में दोबारा लैंड करना शुरू कर दिया है, PTI की बहुत ही भयानक और फाश गलती के बावजूद आज 4 साल लगे, लेकिन हमने अगर उसको दुरुस्त कर दिया, अब वो 1000 उज़र देंगे नहीं जी उस वक्त तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन थी या ये इंफॉर्मेशन थी। हकीकत ये है कि PIA जिसका दाखिला यूरोप में बंद था और PTI के दौर में बंद किया गया, उनके एक वजीर की बहुत ही गलत बयान और झूठे बयान की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा चल पड़ी है। तो हम तो पाकिस्तान को उस तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश भी और कौम की भी ख्वाहिश ये है कि ये जो बार बार खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर हमला होता है,
इसको बंद करने का इंतजाम किया जाए, ताकि हम, और बंद करने का इंतजाम भी बामी मुशावरत और बामी रजामंदी से हो, वरना तो फिर रियासत के पास हमेशा वो तरीकेकार मौजूद है जिसके जरिए वो ऐसी आर्म्ड इंसरेक्शन को रोक सकते हैं। और ये भी ख्वाहिश है कि इस वक्त जबकि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तमाम सूबों के वसाइल, और जिस तरह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उनके पास बड़ी बंदूकें हैं, तो वो बड़ी बंदूकें पाकिस्तान के दुश्मनों और दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना कि इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए। सही। खुर्रम साहब, आज भी कैटेगोरिकली हामिद रजा साहब ने कहा कि अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। तो उनके नज़दीक तो मुज़ाकरात की कामयाबी का एक ही पैरामीटर है, और वो है उनके जो मुतालिबात हैं जुडिशल कमीशन 9 मई 26 नवंबर पर आप इस पर बना दें, और इमरान खान की रिहाई और जो बाकी सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई। ये उनके नज़दीक, मैं आपको बता रही हूँ, पैरामीटर है मुज़ाकरात की कामयाबी का। हुकूमत के नज़दीक क्या पैमाना है जिससे आप लोग समझते हैं कि हाँ अगर ये होता है तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं? क्योंकि हुकूमत भी कामयाबी और नाकामी की पैरेलल बात कर रही है कि मुज़ाकरात, अभी आपने ख्वाजा आसिफ को सुना कि उनको तो नहीं लगता कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो आप लोगों के नज़दीक क्या पैरामीटर है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं, कैसे कामयाब होंगे? जी, जितने दिन जो ये तहरीक इंतशार है इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हो रही, ये देखें, ऐसी बातों से बात खराब होती है। तहरीक इंतजार जो मैं ये समझ चले, हम उनका नाम ले लेते। जितने घंटे तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हो रही, वो सरकारी इमारतों को आग नहीं लगा रहे, वो रेंजर्स और पुलिस को शहीद नहीं कर रहे, हर दिन हुकूमत की कामयाबी का दिन। तो ये आपने कोई तहरीरी मांगे ना, ये इसीलिए तहरीरी मांग रहे हैं कि बाहर नहीं निकलेंगे, हमला नहीं करेंगे, इसीलिए तहरीरी मांग रहे। तो आप ये लोग लिखवाएंगे या आप लोग? नहीं जी, ये तो अभी मुज़ाकरात, अगर हम, जैसे मैंने कहा कि पिछली दफा 3 महीने लगे थे, अभी तो यहाँ 2 हफ्ते हुए हैं, तो लिहाजा हमें उनको प्रेजुडिस नहीं करना कि उनका आउटकम क्या होगा। बड़े खुले रहम से हम इन मुज़ाकरात में बैठे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं 2 बातें कि तहरीक इंसाफ को जो 31% वोट मिले 8 फरवरी के इंतखाबात में, उनका एहतराम करते हुए हम इन मुज़ाकरात में मौजूद हैं। लेकिन हमारी तवक्को ये है, अगर कोई कहते मुतालबा हो सकता है, कि फिर वो जो 69% पाकिस्तानियों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिए, उनके खिलाफ वोट दिया है, उसका भी एहतराम करने की वो हामी बने। वो तो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी की बात करते हैं। वो कहते हैं आगे चल के तो हमने ये भी मुतालबा रखना है कि 8 फरवरी को जो आवाम ने वोट को इज्जत दी है, जिसको मैंडेट दिया है, आप लोगों को चाहिए, हुकूमत के को चाहिए कि हुकूमत आवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करें, और फॉर्म 45 से निकल कर आप जो है ना वो अपना एहतराम करें जिसको आवाम ने वोट दिया है। फॉर्म 47 वालों को दें हुकूमत। आज अब हम कह सकते हैं कि इंतखाबात हुए 11 माह हो चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान की किसी भी बड़ी या छोटी अदालत में वो अपने इस दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। तो लिहाजा ये उनका दावा रहेगा। वो एक उन्होंने ताजियाना रखा हुआ है जिससे वो हुकूमत को पीटते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई उसके बारे में सबूत नहीं है, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट असली है तो फिर बाकी 3 सूबों और वफाक में जिनको मैंडेट मिला है वो भी असली है। अगर वहां असली बाकी जगह पर दुरुस्त नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि तो इसका क्या हाल है कि अगर ठीक है वो भी केपी के छोड़े, दोबारा जो है ना वो नए इंतखाबात की तरफ जाएं? इसका हल ये है कि हम पाकिस्तान को सियासी और मुआशी ना यकीनी और बेयकीनी से बाहर निकालें और उस चीज पर फोकस करें जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने मुख्तलिफ मैंडेट दिए हैं, और वो है उनकी जिंदगियों की हिफाजत और हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगियों में बेहतरी, उनके लिए नया रोजगार, उनके लिए खुशहाली, बजाय ये कि हम एक दूसरे पर हमलावर। खुर्रम दस्तगीर साहब, पीटीआई बड़े वसूख से कहती है कि 2 बार डील की पेशकश हुई है, एक बार जब वो अटक जेल में थे इमरान खान, और दूसरी बार यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए पेशकश की गई है। ये डील या जो पेशकश कह लें, क्या ये हुकूमत के इल्म में है कि वाकई अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश की गई है?
देखिए, वो जमात जो पाकिस्तान के अवाम के साथ साइफर का इतना बड़ा ढकोसला और ड्रामा कर चुकी हो, उनके किसी लफ्ज पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कोई हकीकत नहीं है कि उनको? नहीं, मैं जो हकीकत है वो हकीकत, उसको हकीकत साबित करना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा काम नहीं है कि मैं उसकी तौसीक या तरदीद करूं। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, बहुत ने वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान में पिछले 3.25 साल से रियासत और सियासत आमने सामने हैं। आसाब की जंग में अवामी कबूलियत ने हार मानी, ना ही ताकत अपने इरादों से पीछे हटी। एक तरफ से सियासी गलतियां हुई तो दूसरी तरफ से सख्तियां भी बढ़ती चली गईं। ताकत अगर पिछले 1.5 साल से इमरान खान को सलाखों के पीछे रखने में कामयाब है, तो रियासत भी जेल की बुलंदोबाला दीवारों के बावजूद इमरान खान और अवाम का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में रुकावट पैदा करने में नाकाम रही है। माजी में रियासत ने सियासत का रुख जैसे मोड़ा वो वैसे मुड़ गया। जिस सियासी झील को सुखाया उसके परिंदे उड़ गए, मगर पीटीआई सियासी मंजरनामे से वाइप आउट नहीं हो सकी, बल्कि उसकी जड़ें आवाम में आज पहले से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आती हैं। शायद यही वजह है कि मुश्किल वक्त में पीटीआई को जहां नए चेहरे मिले, वहीं पुराने लोग भी दोबारा इससे जुड़ने तो लगे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब उन्हें अच्छे से पता है कि इस वक्त इमरान खान की हिमायत का सीधा मतलब किसकी मुखालिफत को दावत देना है। लेकिन अहम नुकता यह है कि सियासी लड़ाई में पीटीआई को मकबूलियत तो ज़रूर मिली है, मगर उसने रियासत की नाराज़गी भी मोल ली है। सवाल उठ रहे हैं कि रियासती रिट को चैलेंज करके ऐसी मकबूलियत का क्या फ़ायदा जो मैंडेट मिलने के बावजूद इक़्तिदार को ही आपसे दूर कर दे। क्योंकि आज हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो ज़रूर हैं, लेकिन लगता है जैसे वो कोई हल ढूंढने की बजाय बदएतमादी की ऐनक पहने एक दूसरे को घूर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है जैसे ज़बरदस्ती के मुज़ाकरात हैं और इसमें एक दूसरे पर एहसान किया जा रहा है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक हल तरफ से कहा जाता है कि वो एनआरओ मांग रहा है, पीटीआई कहती है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं। एक तरफ हुकूमती हल के डायलॉग को एनआरओ का नाम देते हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान उसके लिए शर्तें लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि 1.5 साल जेल में गुजारने के बावजूद इमरान खान इतने पुरएतमाद क्यों हैं। इमरान खान को ये एतमाद है कि वो ऐन मुज़ाकरात के मौके पर एक लंबी चौड़ी और सख्त ट्वीट भी कर रहे हैं, सबको हैरत में भी डाल देते हैं। ये किस चीज़ का एतमाद है? ये किस चीज़ का एतमाद है कि उन्होंने मुज़ाकरात को मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी है। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वो भी डेडलाइंस के साथ हो रहे हैं। ये किस चीज़ की पुरएतमादी है कि डायलॉग शुरू होने के बावजूद इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सिविल नाफरमानी यानी तरसेलात ज़र को महदूद करने की जो कॉल है वो भी वापस नहीं ले रहे हैं। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये किस चीज़ की पुरएतमादी है कि 9 मई केसेस पर मिलिट्री कोर्ट से एक तरफ फैसले आ रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल 13 जनवरी को आने का इम्कान है, मगर खान साहब तो डटे हैं कि वो अदालतों से सुरखरू होकर ही निकलेंगे। ये किस चीज़ की पुरएतमादी है कि मुल्क में पूरा अदालती निज़ाम मौजूद है, मगर इमरान खान अपने केसेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का इंदिया भी दे रहे हैं। ये किस चीज़ की पुरएतमादी है कि इमरान खान 2 मुतालिबात पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात को रोकने की भी धमकी दे रहे हैं। ये किस चीज़ की पुरएतमादी है कि पीटीआई मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर फ्रेश मैंडेट का मुतालबा करने का भी सोच रही है। यही सवाल मैं लेकर चलती हूँ। ये सारे सवालात साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की तरफ से, जो ज़ाहिर ख़ुद अभी फ़िलहाल तो पीटीआई में ख़ुद तो समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन पीटीआई उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी के अंदर से पीटीआई नहीं निकल पा रही है। बहुत सी सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं और बहुत सी तलखियों के साथ आज भी वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मजबूत आवाज़ बने हुए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि ये सारा क्या मामला है, क्या मुज़ाकरात ऐसे शराइत के साथ ही हुआ करते हैं और इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, पहले तो आपने अपने इंट्रो में रियासत की डेफिनेशन ही बदल दी है। रियासत तो अवाम होती है, अवाम ने तो अपना फैसला सुनाया है 8 फरवरी। काश ये सब समझ जाए। ये भी आपकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में एक जुडिशल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। ये कहाँ पे काम कर रहा है हमें तो नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह करे आपकी बात सही हो और जुडिशल सिस्टम काम करना शुरू कर दे। फिर इनको क्या दोष दें? क्या ये 2 मुतालिबात मानेंगे? क्या ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे? क्या ये इमरान खान को जेल से निकालेंगे? क्या ये सियासी कैदी को जेल से निकालेंगे?
ये तो फिर दीवार में सर मारने वाली बात है। नहीं, ये तो मुज़ाकरात जो कर रहे हैं तो ये पूछ के कर रहे होंगे ना। आज भी जो मुलाकात हुई है वो पूछ के ही हुई होगी ना। और जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर आपने पहले देखा हो जो इनके बयानात थे वो तो यही थे ना कि फितना पार्टी है, और मरियम नवाज तो कह रही है मैं हीटर भी ले लूंगी और खाना भी नहीं दूंगी और ये नहीं करूंगी। तो फिर अगर ये बैठे हैं तो जाहिर है कि किसी के कहने पे ही जो है वो बैठे हैं ना। और एक अगर मुज़ाकरात ये सामने हो रहे हैं कैमरे के, तो कैमरे के पीछे भी तो कुछ ना कुछ जो है वो हुआ ही होगा, तो यहाँ तक बात पहुंची है ना। लेकिन अच्छी बात है पाकिस्तान में देखें टेम्परेचर नीचे लाने की इम्पोर्टेंट है कि सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट एक आपस में ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए ना कि मेरा आपका हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान नॉर्मल हो। हम लोग जिनकी पाकिस्तान से बाहर जो है वो हमारी साइकिल भी नहीं है, हमारा तो सारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर के ऊपर चले, जहाँ पे एक आपको आज़ादी इज़हार राय हो, जहाँ पे आपको हुकूमत मुंतखब करने की इजाज़त हो और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं। आइन की बहाली बड़ी ज़रूरी है, आइन ही इस वक्त तो अमली तौर पे मुअत्तल है। जजेस की आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है, वो बेचारे जो है इस वक्त जिस हालात से गुजर रहे हैं। सो इसके लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। और आज मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है नंदलेस जैसे भी हुई। और अब देखते हैं कि इस हफ्ते में, बल्कि इस हफ्ते में तो नहीं, मुझे तो लगता है कि लेट्स सी कि 20 जनवरी को जब प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो उसके बाद तकरीबन मार्च के पहले हफ्ते तक या 20 मार्च तक क्या पाकिस्तान में सिचुएशन डेवलप होती है। तो इसका मतलब है 20 जनवरी तक, 20 जनवरी के बाद सूरत हाल खुलकर वाजे होगी। तो ये जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है पीटीआई का, आपको नहीं लगता कि अगर जुडिशल कमीशन इन्होंने बनाना था और ये वाकई इतने सिंसियर हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? ये सब हुआ कैसे? 9 मई का वाकया, 26 नवंबर, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात, ये सब कुछ होना होता तो 8 फरवरी को ये जो कुछ हुआ वो ना होता। तो ये शराइत मानना क्या इस हुकूमत को सूट करता है? चले अगर आपकी बात मान भी लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के ही हो रहे हैं जो आप कहते हैं, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है फिर क्या? चलिए, मेरा ख्याल है कमीशन बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा कि आपने जो जुडिशल कमीशन बनाना है वो जज कौन होंगे या जज कौन होगा। अगर देखिए जो आप कह रहे हैं, वैसे तो आपको पता है यहाँ तो बैटरी ऑफ पीपल अवेलेबल है, जजेस बेचारों का जिस तरह के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जज लगा दिए हैं, या जो आपने हाई कोर्ट्स में जिनके पास केसेस भेज रहे हैं, या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, इनमें से कुछ जजेस लगाने हैं, फिर तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं। हुकूमत को तो प्रॉब्लम है कि इंडिपेंडेंट जजेस ना लगे। आप देखते हैं कि वो कहाँ सेटल होता है, क्योंकि आज की प्रेस रिलीज में मेरे ख्याल में जो अभी तक बातें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई ने बहुत गलती की है कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सीनियर मोस्ट जज ही के अंदर कमीशन कबूल होगा। किसी जज के अंदर लगाने में क्या प्रॉब्लम है? वो यही जो नैब के जजेस हैं, इन जैसे और जज लगा दें तो अल्लाह खैर सर। वो तो हो सकता है वो तहरीरी जब मुतालबात दें तो उसमें सारी डिटेल्स लिख कर दें कि जुडिशल कमीशन बने तो फलां जज लगे, तो फलां जज लगे। तो हुकूमत भी तो इसीलिए तहरीरी मुतालबात मांग रही है ना। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं लगना चाहिए, सीनियर मोस्ट जजेस लगाएं। 3 देखिए मेरे नजर में तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के लगा दें, और अगर वो कबूल नहीं तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगा दें। यही 2 सेट बनते हैं ताकि एक चीज ये चीजें सामने आ सके। सही। मुझे समझ नहीं आई पिछली बार ये, इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो मेरे लिए तो ये कमीशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लिए असल इम्पोर्टेंट तो ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, और अच्छा उससे भी मुझे लग रहा है कि पीटीआई ने फौरी तौर पे थोड़ा सा पीछे हटी है और जुडिशल कमीशन के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा हो गया। तो आपको लगता है जो एम्फेसिस डाल रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बने, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है? बड़ी बात यह है कि खासा बाहर निकलें और जो प्रिजनर्स हैं वो बाहर निकलें। एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और लोग हैं, उनको बाहर निकलना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। उनका निकलना ज़रूरी था ताकि पीटीआई के अंदर एक थोड़ा लीडरशिप की एक आए, क्योंकि अभी तो देखते ना सारे लूले लंगड़े हैं, इन बेचारों से तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कम से कम शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा साहब वगैरह, ये लोग आएंगे तो कम से कम एक सेम्बलेंस ऑफ लीडरशिप तो आएगी ना। ये जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, इनसे ये क्यों बर्दाश्त नहीं है कि फवाद चौधरी जैसे लोग आगे आएँ, या अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं वो लेकर चले? ये जेलसी, ये इनसिक्योरिटी, ये क्यों मौजूदा लीडरशिप में नज़र आती है? किसी भी बंदे से फवाद चौधरी साहब की बात कर लें या शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर लें,
तो वो बात करना भी इस पर पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से तो खान साहब आज जेल में। देखिए बात यह है कि इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से पीटीआई आज पीटीआई है। जो आज पीटीआई का कद है वो तो देखिए ना, इन लोगों के ऊपर तो क्या हुआ। मतलब आप मुझे बताएं कि जो मौजूदा लीडरशिप है, सलमान राजा के ऊपर कितने पर्चे हैं, वो कितनी देर जेल में रहे। गौहर के ऊपर कितने पर्चे हैं, वो कितनी देर जेल में रहे। बाकी जो लोग हैं वो उनमें ये जो सारे सवाए उमर अयूब के, आप मुझे बताइए कि इनमें से जो सारी लीडरशिप है उन्होंने तो कभी जिंदगी में जो है वो एक दिन जेल में नहीं गए। वो कहते हैं मुश्किल वक्त में संभाला ही हमने पीटीआई को। मुश्किल वक्त उन्होंने क्या देखा है? मुश्किल वक्त तो हमने देखा है ना। मुश्किल वक्त तो जो है वो टू बी फेयर विद सारा जो है वो तो हम लोगों ने देखा है और अभी भी देख रहे हैं। आज भी देखें, मेरे ऊपर 48 पर्चे हैं। हमारी जिंदगियां ये है कि हमने देखना है कि इस हफ्ते हमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, किस कोर्ट में जाना है, किस में नहीं करना, और तो जिंदगी नहीं रहेगी। सही। अच्छा फैसल वाडा साहब, जब कोई बात करते हैं वैसा कुछ होता ज़रूर है, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन कह दें या जो लोग उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ते हैं उसको आप समझ लें। अब वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा होनी है और ये ज़रूर होनी है। कहा जा रहा है कि कल फैसला आ जाएगा। अगर ये सज़ा हो जाती है, आप समझते हैं कि इससे मुज़ाकरात पर असर पड़ना चाहिए या पड़ेगा? देखिए मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के ऊपर असर पड़े ना पड़े, लेकिन इशू ये है कि होनी तो नहीं चाहिए ना। ऐसे जाहिर है कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपकी कोशिश ये है टेम्परेचर नीचे आए। अगर आप जो है वो ये करेंगे कि उससे टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाए तो उसका फायदा तो नहीं होगा। जब ये अलकादर ट्रस्ट और ये सारे दस्तखत वगैरह हो रहे थे, वाडा साहब तो कहते हैं मैंने तभी वार्न कर दिया था कि आप जो ये दस्तखत कर रहे हैं ये नैब का केस है, आप जेल जाएंगे। आप भी उस वक्त वफाकी वजीर थे। क्या ये सारा मामला इतना अचानक और ये वाकई ढके छुपे सारा कुछ हो गया था? शादी आप देखें 2 साल हो गए हैं, मौजूदा काबीना ने आखिर इस फैसले को रिवर्स क्यों नहीं किया? अगर ये फैसला इतना बुरा था पाकिस्तान के लिए तो फिर इस फैसले को रिवर्स कर दें। काबीना इसको रिवर्स कर सकती है, $190 मिलियन वापस भेज दें और केस लड़ लें मीडिया वालों से। तो ये तो एक बेतुकी बात है ना। रिश्वत देखिए इमरान खान ने क्या ले ली है कि एक यूनिवर्सिटी बना दी है सुहावा में गरीबों के लिए, जिसके में लोग मुफ्त पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है, कोई ये भी रिश्वत लेता है? मतलब इंतहाई है मकाना और स्टूपिड केस है। बिल्कुल सही। अच्छा आखिरी सवाल, जो बार बार वसूख से पीटीआई कहती है कि इमरान खान को 2 बार डील की ऑफर हो चुकी है कि आप बाहर आ जाएं, आप जो है ना वो चुप रहें, आप जो बात करते हैं 9 मई की बात करते हैं या 8 फरवरी की खासतौर पर आप बात करते हैं, हुकूमत को घर भेजने की बात करते हैं, मैंडेट की वापसी की बात करते हैं, आप ये बात ना करें, हम आपको बाहर रखते हैं, आपको बनी गाला रखते हैं, लेकिन खान साहब नहीं माने। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उसके लिए बेहतर है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई हुकूमत जो है वो मिलकर इन मामलात पर बैठे, बात करें, हल निकालें। अगर तो ये जेन्युइनली ऑफर हुई थी तो खान साहब को कबूल करनी चाहिए थी। देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसमें हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि पाकिस्तान में मामला हम कंट्रोल कर रहे हैं और इतने ख़राब नहीं हैं और चीज़ें ये वो, तो इसलिए खान साहब को भी पता है कि ये तो सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 20 जनवरी के बाद इन मामलात में और शिद्दत आएगी। एंड आई थिंक खान साहब ने पीछे नहीं हटना। इन्होंने इतनी देर कैद जो है वो 17 महीने जिन्होंने काट ली है वो 2-4 महीने और काट लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट ही के ऊपर प्रेशर है और इनको इमरान खान की देखा ना, शायद इशू तो ये है कि मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। अब नए इलेक्शन के लिए इमरान खान से टाइम चाहिए, कितना टाइम वो दे सकते हैं, हुकूमत कितना टाइम ले सकती है, ये सारी निगोशिएशन है। बाकी जाहिर है उनकी रिहाई है या ये है। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत की गले की हड्डी बन गई है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है? वही ना, आप 2 साल में देखे ना, या तो आप पॉलिटिकल आंसर बना लेते ना इमरान खान का, वो हुआ नहीं, वो और बड़े हो गए। अब तो इमरान खान ने इस दफा भी खम्बों को टिकट दिए हैं तो वो जीते हैं, अगली दफा भी वो खम्बों को टिकट देंगे वो जीतेंगे। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अपनी पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर लिया है। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं। तो इमरान खान को आई थिंक उनको कोई इशू नहीं है, अब जितनी देर और रख ली। सही। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। लिए नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। व्हाइट हाउस में वापसी से सिर्फ चंद दिन पहले
नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे उनके जो इरादे हैं उनका अंदाज़ा लगाना शायद मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान अपनी ताकत के ज़ोर पर एक नया आलमी नक्शा खींचने जा रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाएंगे फिर दुनिया कभी भी शायद पहले जैसी नहीं रहेगी। ट्रंप 2.0 की प्लानिंग इस बार कुछ नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक मालूम हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी कनाडा को अपना हिस्सा बनाने के लिए मौशी दबाव यानी टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दे रहे हैं, तो कभी डेनमार्क के ग्रीनलैंड जजीरे पर कब्जा करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो तो पनामा कैनाल के रूट पर चाइना की तिजारत को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और इस तिजारत जो इसकी गुजरगाह का कंट्रोल है उसको दोबारा हासिल करने के लिए वो वॉर्न भी कर रहे हैं। हत्ता कि वो अमेरिका के साथ लगने वाली जो रियासत मैक्सिको है उसको खलीज अमेरिका का नाम देकर हड़प करने का इंदिया भी दे रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट ये धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल को हासिल करना अमेरिका की मौशी और सिक्योरिटी की ज़रूरत बन चुका है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका इन ममालिक के ख़िलाफ़ मौशी पाबंदियाँ और फ़ौज का इस्तेमाल भी कर सकता है। खुलेआम ये धमकियाँ दी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले तिजारती महाज पर चीन को टफ टाइम देने का ऐलान कर चुके हैं, यानी वो चाइना की अमेरिकी मंडियों तक रसाई को टैक्स लगाकर इसको बड़ा लिमिटेड महदूद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन ब्रिक्स के ज़रिए डी डॉलराइजेशन पर काम कर रहा है। ऐसे में साल 2025 को अगर माली जंग का साल कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। नए अमेरिकी सदर के इरादों ने आसपास के जो पड़ोस ममालिक हैं उन समेत कई सफारती हलकों को बड़ा बेचैन करके रख दिया है। सब सोच में पड़ गए हैं कि ट्रंप की वापसी उन पर कैसे और किस अंदाज में असरअंदाज होने जा रही है। नाजरीन, अमरीकी सदर ने अभी हल्फ उठाया नहीं और 3 ममालिक पर कब्जा करने की बात भी उन्होंने कर दी है। यही बात सुपर पावर अमेरिका के अलावा कोई दुनिया में कोई दूसरा मुल्क करता तो अब तक आलमी इदारे उस मुल्क के पीछे पड़ चुके होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि ताकत का तो अपना ही कानून होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि यही सुपर पावर अमेरिका लॉस एंजलिस में लगी बेकाबू आग के सामने आज बेबस भी नज़र आ रहा है। आग तेज़ी से रंगीनियों के शहर को अपनी लपेट में ले रही है। कई आलीशान घर जो जलकर जो हैं वो राख बन चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आग का जो तूफ़ान है अब तक 16 जाने लेने समेत 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान भी कर चुका है। तो बात यह है कि आज जो दुनिया इसका नक्शा खींच रही है या जो सोशल मीडिया पर इसका नक्शा बनाकर पेश किया जा रहा है कि शायद ये सब कुछ कुदरत की तरफ से हो रहा है, क्या ये सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है? और प्रेसिडेंट ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद क्या अमरीकी भी ये समझते हैं कि डोमेस्टिकली भी तब्दीलियाँ आएंगी, इंटरनेशनली भी तब्दीलियाँ आएंगी? अमेरिका क्या सोच रहा है इस पर मैं बात करूँगी। मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, जो बातें प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, अभी उन्होंने हल्फ उठाया नहीं है लेकिन उनके इरादे ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो क्या ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और यही सब कुछ करेंगे? देखें, ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन रहे, इसलिए कुछ ना कुछ लोगों को आइडियाज़ पहले भी थे। पिछली दफ़ा जो थी वो लोग समझ रहे थे कि ये अपना फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट कोई भी होता है तो वो एक एहतियात से प्ले करता है कि सेकंड टर्म जो है वो ज़ाया ना हो जाए। लेकिन अब दिस प्रेसिडेंट ये जो है री इलेक्ट होके जब आए हैं तो दिस इज़ द ओनली टर्म ही विल हैव। तो ये एक डाउट सबके माइंड में है कि इस दफ़ा ये काफ़ी हद तक क्रीज से बाहर निकल कर खेलेंगे, जो पिछली दफ़ा शायद ये उस लेवल तक नहीं जा सके, उस लेवल तक नहीं जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो बात यह है कि यस, उसका सिंपल आंसर यह है कि इस दफ़ा इनके जो तजर्बात हैं उनकी नौयत पिछले दफ़ा से काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े साइज पे और संगीन किस्म की चीज़ों को भी ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जी, मतलब कि ये बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं, डीपली जाकर प्ले करेंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी।
he has nothing to lose anymore. हमेशा फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट को होता है कि अगले इलेक्शन में मुझे जाना है, तो ही इज नॉट अ फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ना, री इलेक्ट होकर जरूर आए हैं लेकिन गैप के साथ जरूर आए हैं, लेकिन सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के बाद कोई टर्म नहीं है और इसके अंदर जो इनके दिल में आएगा वो करेंगे। अच्छा, अब इनके जो आप थोड़ा नोट करें तो लग ये रहा है कि रूटीन से हट के कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर इनकी जो एक है, जिसके ऊपर इनको याद रखा जा सके, और वो बड़े बड़ी चीज़ों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। अब ये आपने जो चीज़ें गिनाई हैं इसमें इमिग्रेशन तो ये पिछली दफ़ा भी आए तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन सम रीज़न एक इस तरह का मामला रखा कि ही नेवर हैड, जैसे कहते हैं ना, द बिगेस्ट नंबर ऑफ डिपोर्टेशन हो गई या ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनसे ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया था बराक ओबामा के टाइम पे जो पकड़े जाते थे। अब ये लग रहा है कि इसको प्रॉपर एक किसी फार्मूले के तहत ये इसको चलेंगे और इमिग्रेशन के जितने भी कानून हैं उसके ऊपर ये अपना एक मामला जो ज़ाती तौर पे समझते भी हैं कि जी वो जो बिजनेस वीज़ा या जो एक स्टूडेंट वीज़ा या जो भी जिस किस्म के भी वीज़ाज हैं उसमें सख्ती करने की, उनको कम करने की, कोटे को कम करने की, कुछ कंट्रीज़ को उसमें से निकालने की, जो लोग इलीगल या कुछ जैसे ड्रीमर्स हैं जो एक छोटे मोटे जो एक कह लें कि नॉट 100% क्लियर ग्रीन कार्ड, लेकिन उनके पास एक वर्क ऑथराइजेशन के ऊपर वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, इस तरह की चीज़। तो ऐसे वो क्या काम करना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि उनको याद रखा जाए? जाहिर है एक बार फिर से वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, तो कुछ तो डेमोक्रेटिक पार्टीज की पॉलिसी से लोगों को इख्तलाफ था या लोग नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने इस दफ़ा रिपब्लिकों को एक बार फिर से चांस दिया है। जी हाँ, ये देखें जो करना ये चाह रहे हैं ना, जिसके अंदर जो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, अब ये बहुत एक इसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है इख्तलाफ कि इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्ती करके जो लोग जो फर्दर जिनको आसानी से इस मुल्क के अंदर आकर के अपना सेटल हो सकते थे, उनके सेटल होने में कैसी चीज़ें करेंगे। हालांकि लास्ट टाइम भी ये बहुत कहा गया था, लेकिन लास्ट टाइम इतनी सख्तियां देखने में आई नहीं थी, लास्ट टाइम भी इनका ये मोटिव था। इतनी नहीं, हाँ, लेकिन इस दफ़ा ये अपने कुछ तजर्बात को करेंगे। अच्छा, अब ये ज़रूर है कि जब इनको मुकम्मल तौर पे करने जाएंगे तो उसके स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे। जैसे स्टूडेंट्स को अगर डिस्करेज करते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी बहुत सारी, तो ये इस तरह की चीज़ें फिर इनको देखनी भी पड़ेंगी, या फिर ये है कि उनको किसी और तरह से सब्सिडाइज करेंगे। तो एक तो इमिग्रेशन है जिसके ऊपर ये बहुत बड़ा तजर्बा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा टैरिफ है जिसके अंदर पिछली दफ़ा भी इन्होंने किया था। अब ये नहीं कह सकते कि चाइना के ऊपर इन्होंने 15% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था हर इम्पोर्ट जो चाइना से। अच्छा, अब ये चीज़ चाइना के लिए जो करने की कोशिश करेंगे, जो हर वो चीज़ टेक्नोलॉजी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिसकी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर ये या तो बीइंग अ बिजनेसमैन सिंपल चीज बताऊं कि ये इनका जो फर्क दूसरे प्रेसिडेंट्स के साथ है वो है बिजनेस माइंड का फर्क है। यस, बिजनेस माइंड। तो ये तजर्बा शायद इनको इनकी फेवर में भी जा सकता है कि देखें ना, एक नेगोशिएट कर लें, धमकियां देने के बाद बंदा फिर दूसरे लेवल पे नेगोशिएट कर सकता है कि आज अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान में एक प्रॉफिट लेट्स से कि $1 का प्रॉफिट है जो चाइना 50% बना रहा है उसमें से, और अमेरिका को 50% का बेनिफिट मिल रहा है, हो सकता है ये 90% अपनी तरफ ले जाए और 10% पे चाइना को काम करने पे मजबूर करें। अगर ये ऐसा कर लेते हैं किसी ऐसे मामले में जाके, तो ये बहुत सारी, तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस होगी ना, ये तो बड़ी सक्सेस होगी, बिल्कुल सक्सेस होगी। और ये भी हो सकता है कि ये स्लोली दूसरे मुल्कों के अंदर उसी टेक्नोलॉजी को अपनी मर्जी से जिन मुल्कों को ये अपना करना प्रमोट करना चाहें, क्योंकि अब काफ़ी सारे और मुल्क भी इसमें कर सकते हैं ना आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है बहुत सारे और मुल्कों के अंदर। उनको अगर ये अपना डायरेक्टली इन्वॉल्व करके किसी और को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक दुनिया के अंदर चेंज आ सकती है, क्योंकि इनके माइंड में है कि अमेरिका ने चाइना को जो फ्री हैंड दे के जिस लेवल तक ले गए वो इसके लिए एक थ्रेट बन चुका है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि ये चाइना के मामले में चाइना को जहन में रखते हुए टैरिफ को ये वापस क्रिएट करेंगे जिसमें बाकी मुल्कों का शायद इतना ना हो। और लास्ट टाइम भी जो उन्होंने किया था वो ऑनेस्टली अमेरिका के हिसाब से वो इतना डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं थी। आपने अमेरिका में लोग मुल्कों को डिस्काउंट इन टैरिफ तो हमने देखते हुए देखा था जिसकी लेकिन किसी के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाना जो था ना, ये पहली दफा हुआ था, बट ही हैज डन इट। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब, मेरे साथ शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमें फ़ीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।